बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि बच्चों को बिजी कैसे रखना है। कुछ बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी समर वेकेशंस का जो काम होता है या समर हॉलीडेज़ का जो काम होता है वो ख़त्म कर लेते हैं, और फिर पेरेंट्स के लिए एक ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है कि अब इन बच्चों को बिजी कैसे रखा जाए, क्योंकि गर्मी है, आप उनको बाहर ज़्यादा जाने नहीं दे सकते, और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। कुछ माँ बाप कॉन्शियस भी होते हैं कि जी बच्चों को क्या किया जाए, तो घर पे क्या एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, गर्मी में बच्चों को बिजी कैसे रखना है, ये एक मुश्किल काम है। लेकिन कल रात को आंधी आई जी, हल्की हल्की बारिश भी हुई। वेदर सही या कह ले गर्मी कम तो नहीं हुई, हाँ अलबत्ता बहुत जो गर्मी थी उसका थोड़ा सा ज़ोर ख़त्म हुआ है, और कुछ प्लेजेंट वेदर हमें रात को देखने को मिला। दो के सुबह की धूप ने में बता दिया कि गर्मी अभी स्टिल वैसी की वैसी ही है। सो वेदर को रात को आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा। लेकिन कल बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटिकल सिनेरियो पे और अदालती महाज के ऊपर। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। हुए नहीं, लेकिन अदालती हुक्म के मुताबिक, फैसले के मुताबिक सज़ा का लदम करार दी गई है। और ऐसा लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये पहले से लिखा गया फैसला था। ये सारी सूरत हाल है जी। और ये साइफर केस का जो मामला है, इस फैसले को मुस्लिम लीग नून ने, साइफर केस का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, और वो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन साइफर केस में क्या ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से कल अदालत ने ये हुक्म दिया है, और जो मुस्लिम लीग नून है या हुकूमत है उनके लिए ये क्या मामला हुआ कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सज़ा है, और जिस केस के ऊपर बार बार हुकूमती वज़रा आके या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान आके बयानात देते थे, उसमें अदालत को ये क्या जो सारे मामले के अंदर अदालत ने जो फैसला दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनन हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो कल साइफर केस का फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसको मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, सबसे पहले तो इस फैसले के हवाले से हमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि क्या मामलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस केस के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अननेसेसरीली ड्रैग करती हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को या पाकिस्तान की कोर्ट्स को, और अगर उनके हक के अंदर फैसला आए तो वो ये समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ भी है, जस्टिस भी है और जजेस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो फिर वीजा वर्स कहते हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ या जो इंसाफ है उसके मुताबिक फैसले नहीं किए जा रहे। तो मेरा ख्याल है कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है डिवीजन बेंच ने, उसके अंदर एक चीज तो वाज़ेह आई है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं या पाकिस्तान के जजेस जो हैं, बावजूद इतनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर वो अपना काम जो है लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रही हैं। और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पिछले कई माह से एक सेंट्रिक रहा है क्रिटिसिज्म का, और उनके चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि उन्हें इन केसेस को सुनना नहीं चाहिए या उन्हें अपनी सीट से रिजाइन दे देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हमें अब इस मुल्क के अंदर इस बहस को जो है वो कम कर देना चाहिए, जजमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन हर वक्त जो जुडिशरी है और जजेस जो है इनका कॉन्डक्ट या इस तरह जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को अंडरमाइन करती हैं। और यही वो बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, जहाँ पे हमने चीफ जस्टिस को और जजेस को अलग रखा हुआ है, और वहाँ के ऊपर भी एक डिवीजन जो है पॉलिटिकली क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जो पाकिस्तान मुनासिब नहीं है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने भी खुद भी बात की है कि ये जो हम शख्सियात को टारगेट करते हैं, ना कि हमें उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, दीगर मामलात से हो सकता है, लेकिन कल ये जो साइफर केस है इसमें जस्टिस गुल हसन साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत की सिक्योरिटी कैसे ख़तरे में पड़ गई है कागज़ गुम होने पर, और एक शख्स को जेल में बंद किया हुआ है ये। और प्रोसिक्यूटर ने इस हवाले से काउंटर जवाब दिया है जी कि खुद इमरान खान साहब ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है या गुनाह तस्लीम किया है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर प्रोसिक्यूशन के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज़ें थीं, और ये जो अदालत ने फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो इस सिनेरियो में भी हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी बताइए।
एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। और अब चूंकि मुस्लिम लीग नून फेडरल गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट ही इसको करेगी, चूंकि सेक्रेटरी इंटीरियर इसके कंप्लेनेंट थे। तो कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसकी केस को चैलेंज नहीं करती। अगर गवर्नमेंट समझती है कि इस केस को चैलेंज किया जाना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जाएगा और वहाँ के ऊपर एक 3 मेंबर्स बेंच या उससे ज्यादा जो भी जजेस हैं जो चीफ जस्टिस मुनासिब समझते हैं। अब इस केस के अगर मेरिट्स पे बात की जाए, तो इसके अंदर तो दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक ब्रीच था वो इसके अंदर हुआ कि पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर जो डिप्लोमेटिक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आती है वो अंडर द ऑब्लिगेशन उस एम्बेसडर पे, फॉरेन ऑफिस पे और जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या एग्जीक्यूटिव ऑफिस होल्डर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बाउंड होते हैं कि उनको डिस्क्लोज न करें, क्योंकि लॉ उन्हें इजाजत न दे। और ये दुनिया भर के अंदर प्रैक्टिस है। इस पर भी कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक केबल आया उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल भी किया गया। और आपके सामने वो आजम खान की वीडियो भी आई कि जिसके अंदर ऑडियो आई कि जिसके अंदर कहा गया कि इसको प्ले करते हैं, और फिर एक पब्लिक मीटिंग्स उसके अंदर हुई और उसके बाद उसको वेव किया गया और फिर एक कांस्टेंट उसके ऊपर एक नैरेटिव जो था वो बनाया गया कि पाकिस्तान को थ्रेट या सिक्योरिटी उसके अंदर आपको कॉन्स्पिरेसी है, जिसको ना आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एंडोर्स किया, ना उसके बाद जो उस लोग थे जिसमें आपका एम्बेसडर्स भी थे या फॉरेन ऑफिस के भी लोग थे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि इसके अंदर सिक्योरिटी और थ्रेट भी नहीं है और कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई करता है और उसके लोगों को ट्राई किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो केस बना था वो डिस्क्लोजर का बना था। इसमें ना कोई हाथी का केस था, ना कोई हाई ट्रीजन का केस था, बल्कि एक डिस्क्लोजर का केस था जो सेक्शन के अंदर और सेक्शन 9 के अंदर था, जिसकी 2 साल से है 10 साल या 14 साल सजा दी जा सकती है। जब वो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाना शुरू किया या FIA ने बनाया या इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर आया, तो मेरा ख्याल है कि वहां के ऊपर लीगल में लूप होल्स आए कि जिसके अंदर वो जो साइफर था वो भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। फिर जब अदालत के अंदर मामला गया तो बावजूद चीज के कंफेशनल स्टेटमेंट भी थे, एम्बेसडर का स्टेटमेंट भी था, फॉरेन सेक्रेटरी का भी था, उन एविडेंस को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके प्लीड नहीं किया गया कि जिससे अगर ये केस हाई कोर्ट में आता था। ठीक है, यानी आपके मुताबिक प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज थे और तमाम तर इस चीज़ों को प्रेजेंट करने जो अदालत में की गई हैं उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज थे कि ये चीज़ आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच। आप चीजें आई हैं, दो चीजें आई जी, क्विकली बता दीजिएगा। मैंने हाँ जी, एक तो मतलब प्रोसिक्यूशन का बड़ा फेलियर है और दूसरा जो जज साहब थे, स्पेशल जज थे, उन्होंने भी बड़ा हेस्ट का मुजाहरा किया और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कंडीशन थी उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया। और ये केस ऐसा था कि जिसको अगर अच्छे तरीके से बनाया जाता तो शायद डिफेंस के लिए चैलेंजेस आते, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट के अंदर गया तो हाई कोर्ट में भी इन सारी चीजों को नहीं किया गया और प्रोसिक्यूशन ने बजाते खुद कहा कि इस केस को रिमांड कर दिया जाए क्योंकि इसके अंदर सीरियस लीगल लैप्सेस हैं। तो जब प्रोसिक्यूशन बजाते खुद भी रिमांड का करे, आप जस्टिफाई भी नहीं कर सके और साइफर भी रिकॉर्ड पे ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उसका एडवांटेज ले लिया है। और यही चीज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स के अंदर डिटेल रीजनिंग के अंदर आएगा कि बावजूद इस चीज के मेरिट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन प्रोसिक्यूशन की फेलियर और जजेस की हेस्ट और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को न फॉलो करके डिफेंस को मौका दिया गया कि वो केस उनके हक में हो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी के मुताबिक एक जिसको फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जी सूरत हाल के ऊपर कल जो साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो बरी किया गया उस हवाले से हाफिज एहसान खोकर साहब अपना कॉमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपकी मुलाकात एक टैलेंटेड पाकिस्तानी स्टूडेंट से करवाएंगे जिन्होंने एक बायोनिक आर्म तैयार किया है, यानी जिसे आप मस्तूई बाजू भी कह सकते हैं।
उर्दन में मुकीम जी पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले जी 17 साला पाकिस्तानी तालिब इल्म है। इनका नाम है अब्दुल्ला ख्वाजा। इन्होंने जो आपके मसल से कंट्रोल करने वाला एक मसनूई बाजू तैयार किया, और ये मार्केट या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इस वक्त मसनूई आम या बायोनिक आम के हवाले से हम बात करें, इस्तेमाल करें, उससे भी इसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने 300 स्पेशल स्कूल्स को लेकर रिवैम करने का ऐलान किया है। और इस तरह के बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह का बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इकदाम होगा कि अगर हुकूमत इस तरह के स्टूडेंट्स को, अब्दुल्ला जैसे स्टूडेंट्स को साथ शामिल करे, इनकी कोलैबोरेशन से कुछ ऐसी चीज़ें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाएं। सो इस वक्त अब्दुल्ला ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम आवाज़ आ रही अस्सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो अपने इस बायोनिक आर्म के हवाले से बताएं कि हाउ डज़ इट वर्क, ये है क्या, किस तरह से ये ऑपरेट कर सकते हैं? जी, तो ये प्रोस्थेटिक या बायोनिक आर्म है, और आपको पता ही होगा कि बायोनिक आर्म और प्रोस्थेटिक आर्म्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे $5,000 to $10,000 है। तो ये जो मेरा प्रोस्थेटिक आर्म है, ये इस चीप इसलिए कि ये 3D प्रिंटर यूज़ करता है और ABS प्लास्टिक यूज़ करता है, whereas the other arms use वो स्टील और डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये इस तरह काम करता है कि इसमें 5 मोटर्स हैं अंदर आर्म के अंदर, और फिर उसके बाद वो मसल सेंसर्स के थ्रू, जो ECG स्टिकर्स होते हैं उसके थ्रू वो मसल मूवमेंट डिटेक्ट करता है इधर, और फिर वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अब्दुल्ला मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है, या आपने जब इसको बनाया, इस बायोनिक आर्म को, क्या आपने सोचा था कि किस तरह से आप किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली थोड़ा सा मैं और आप इस हवाले से अगर एक्सप्लेन कर सको कि जाहिर है कि ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसमें आपने मसल सेंसेशंस के हवाले से बात की, मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया, तो एक आम आदमी इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत है, और ये किन पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जी, तो जब आपका वो लिप जैसे ये अम्प्यूटेट हो जाता है एल्बो, वो एल्बो से नीचे, और या आपका नहीं होता बर्थ से, तो वो प्रोस्थेटिक आर्म इसका काम करता है कि उसमें आप एंड में रबर लगा दें, रबर, तो वो रबर बैंड की तरह लग जाता है ऊपर, फिर वो सेंसर्स लगते हैं और फिर वो काम करना शुरू हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ताकि आप सीखो मूवमेंट, जैसे वो बेबीज़ को सिखाते हैं कि किस तरह मूव करते हैं या वॉक करते हैं, तो वो सेम चीज़ इधर आपको लर्न करना होता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद जब आप समझ आ गई कि कंट्रोल किस तरह होता है, तो आप फिर चला सकते हैं इसको, ठीक। और कोई भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसके बस आपको बैटरी रिप्लेस करनी होगी एवरी मंथ, और बस। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ आपको कितना टाइम लगा इस जो बायोनिक आर्म है इसको तैयार करने में और उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए? जी, तो मुझे लगे 6 मंथ्स डिज़ाइन करने में, ग्राफिक डिज़ाइन और कंप्यूटर वर्क, और फिर अनदर 6 मंथ्स प्रिंटिंग में और डेवलपमेंट में। एक यहाँ पे जॉर्डन में क्राउन प्रिंट्स फाउंडेशन है जो क्राउन प्रिंट्स की है, वो बहुत हेल्प की है उनने, उनके इंजीनियर्स ने, ताकि मैं ये प्रोस्थेटिक आर्म बनाऊँ। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, अगर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी होती है, हम उनको थोड़ा अपने पैरों पे या अपने ओन पर काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कितना फिजिबल एक प्रोजेक्ट है कि हम इसको कमर्शियली भी लोगों को जो फैसिलिटेट कर सकें इससे? जी, तो अभी ये जो प्रोटोटाइप है प्रोस्थेटिक आर्म का, जो मैंने बनाया है, सेकंड प्रोटोटाइप मसल सेंसर्स के ऊपर जो काम होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि समर में अभी इस महीने में इसके ऊपर और भी काम करूँ, ताकि ये जल्दी से अवेलेबल हो कमर्शियल यूज़ के लिए। जैसे कि जो पैलेस्टाइन और गाज़ा में हो रहा है, उनके लिए भी मैंने सोचा, और मैं इसके ऊपर और भी अभी काम करूँगा, ताकि ये इसके जो छोटे इश्यूज़ हैं वो उसको मैं सॉल्व।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला ख्वा जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक बायोनिक आर्म बनाया और उनका प्लान है कि इस प्रोटोटाइप को ये मज़ीद एडवांस फॉर्म में लाएंगे ताकि जो लोग डिसेबिलिटी का शिकार है, जिनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प हो सके। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है ख़वातीन को ज्वेलरी का बहुत शौक़ होता है और स्पेसिफिकली गोल्ड के हवाले से, लेकिन शौक़ एक जगह, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि असल गोल्ड होता कैसे है, उसकी पहचान क्या है और कैसे इसमें मिलावट की जाती है। तो इसी हवाले से हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं एहतशामुल्लाह की। सोने में मिलावट कैसे की जाती है, खाली सोने की पहचान क्या होती है और कैसे मिलावट शुदा सोने को 24 कैरेट में तब्दील करके खाली सोना बनाया जाता है, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। सोना किसे नहीं पसंद और सोने के पीछे मिलावट की कहानी हर कोई जानता है कि मिलावट सबसे आसान सोने में होती है। क्या इसमें वाक़ईतन हकीकत है कि सोने की मिलावट इतनी आसान है कि इतनी आसानी से हो जाती है? आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो पार्टीशन से पहले से लेकर अभी तक सोने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 24 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, हम तमाम कैरेट सोना आपके सामने रखेंगे और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके सामने कुछ सोना पड़ा है, ये बताएं कि ये असल सोना है, नकल सोना है, ये है क्या? नहीं, सोना नकल नहीं होता, सोना सोना ही होता है, मिलावट वाला होता है। 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 है, 18 है, 14 है, 16 है, वो कैरेट्स होते हैं, सोना असली होता है। सर हम सुनते हैं कि भाईजान हम इतना तोला सोना दे के आए थे, सोनार ने मिलावट कर दी, ये क्या कहानी है? वाकई सोनार इतने मिलावट कर देते हैं इतनी आसानी से? देखिए जो 24 कैरेट होता है ना सोना, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो जरा सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता यानी है। कि जो खाली सोना था वो इस्तेमाल नहीं हो सकता? हो जाता है लेकिन वो डी शेप हो जाता है। यानी कि अगर वो चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, तो वो डी शेप हो जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। उसको अपनी जान बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए मिलावट करनी ज़रूरी है। उसको मिलावट वो मजबूरी नहीं है, वो दुकानदार वो मतलब मजबूरी में करता है, शौक से नहीं करता। ये दुकानदार की मजबूरी है, क्योंकि अगर जब वो पहना जाता है तो वो ज़रा सा उसको खालिस होने को जोर लगता है तो डी शेप हो जाता है। पाकिस्तान बनने से कबल आपके जो अबाउजात थे वो सोने का काम करते थे, बाप काम कर रहे हैं, तो सर ये कौन सी सोने से कहते हैं मोहब्बत भी हो जाती है बंदे को, आपकी सोने के साथ कैसी मोहब्बत? हाँ जी, सोने से तो हर बंदे को मोहब्बत है ना, ख़वातीन हो, हजरात हो, ये कुदरत ने एक इसमें ऐसे अट्रैक्शन पैदा की है कि आप 5 लाख रुपए नकद रख दें और 2 लाख का सोना रख दें, आप 5 लाख नहीं उठाएंगे, 2 लाख का सोना उठा लेंगे। कितने तोले का सोना पड़ा है और अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? मैं बड़ा वो बेताब हूँ देखने के लिए कि आप कैसे इसको बनाएंगे, मिलावट कैसे करेंगे? जी ये तकरीबन 6.5 तोले वजन है इसका, मिलावट जी मिलावट वाला, ये मिलावट वाला सोना है, इसका वजन है तकरीबन 6.5 तोले। इसको हम रिफाइन करेंगे, 24 कैरेट में कन्वर्ट करेंगे और इसके जितने भी कैरेट्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है ना, इसके वेट से डबल चांदी डालेंगे। अभी इसका वेट कितना है? 780.800, यानी तकरीबन हमारे हिसाब से वो तकरीबन 6.5 तोले वजन ये बने। 6.5 तोला सोना है। अब इसको मिलावट करना, ये इसमें नहीं, मिलावट नहीं करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। इसको इसके वजन से ज़्यादा जो है हम इसमें ये चांदी ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोना है मिलावट वाला तो उसको 24 कैरेट में अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए आपको एक मिसाल है, ये 7 तोला सोना था तो आपको उसके डबल यानी सोना 14 तोला आपको चांदी डालनी पड़ेगी, फिर वो 24 कैरेट हो जाएगा। जी 24 कैरेट का वो हो जाएगा, लेकिन उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा, इसको बड़ी मार खानी पड़ेगी, तब ये जाके 24 कैरेट में कन्वर्ट होगा। इतनी ईजी नहीं है। ये सुहागा डाला इसमें, सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है। सोने पे सुहागा ही पंजाबी। जी, ये वो सुहागा डालना है। ये इसको मेल्ट करने में इससे सोने को मदद करता है।
सोने की मेल्टिंग पोजीशन में आने में ना इसकी मदद करता है सुहागा। ये सुहागा डाल दिया इसमें। कहते हैं कि जो खाली सोना है उसको बड़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सर खाली सोना है कौन कौन सी स्टेजेस से गुजारेंगे उन्हें? सबसे पहले तो हम इसको मेल्ट करेंगे, जो हमने सोना और चांदी को मिक्स किया है ना, उसके बाद हम इसको मेल्ट करके ये यकजान करेंगे, यानी सोना और चांदी को मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद फिर अगले स्टेप है, उसको तेज़ाब में डालेंगे, मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरेगा, वो मैं साथ साथ आपको तो मैं लाइव, हम ऑडियंस को भी लाइव दिखाएंगे कि ये क्या होता है, सोने को 24 कैरेट में कैसे तब्दील किया जाता है। सोना जो होता है वो तमाम अगर खालिश होगा तो उसको उस तरह से शेप नहीं दी जा सकती, यानी कि अगर किसी बेटी किसी बहन की चूड़ियाँ या फिर जेवर बनना है तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अगर खाली सोने का होगा तो वो उस शेप में नहीं रहेगा, डी शेप हो जाएगा। मिलावट आपको लाइव दिखाते हैं, बल्कि ये मिलावट से ही 24 कैरेट में तब्दील होने वाला है। मिलावट से पाक है। सर ये अभी आपने इसको अब भट्टी में डाल दिया है, नीचे भी कोयले ऊपर भी कोयले और दरमियान में आपने वो सोना रख दिया। अब इसको कितना टाइम लगेगा मेल्ट होने में? इसको तकरीबन 15-1 मिनट लगेंगे, 15, 18, 20 ऐसे लगेंगे। सर जब हमने डाला है उस वक्त 14 तोले चांदी थी और 7 तोला जो था सोना था। अब मेल्ट होने के बाद इसकी जो है वो कितना ये बन जाएगा, कितने तोले का बन जाएगा? नहीं, ये वही रहेगा, वजन वही रहेगा, ये वही रहेगा। अभी उसका वजन कम नहीं होगा। इसमें मिलावट ख़त्म करने के लिए इसका इससे अगला स्टेप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको मिक्स किया जाता है, क्योंकि अकेले सोने को जो एसिड है वो नहीं खाता। जब हम जेवर लेते हैं बाज़ को देखते हैं उसका कलर थोड़ा ख़त्म हो जाता है और वो डिम पड़ जाता है। हाँ जी, वो उसकी वजह क्या होती है? वो डिम पड़ जाता है, वो पड़ा डिम पड़ जाता है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। मिलावट की वजह से हो जाता है, ये क्या वजह? नहीं, इशू नहीं, वो मैले हाथ लग जाते हैं, परफ्यूम वाले हाथ। लेडीज़ अक्सर एहतियात नहीं करती, वो ऐसे ही चिकनाई वाले हाथ, चिकनाई से सोने की जो पॉलिश है वो डिम पड़ जाती है। और ये परफ्यूम वाली बात आपने क्या की? मतलब परफ्यूम वाले हाथ लग जाते हैं ना। अच्छा, परफ्यूम वाले हाथ लग जाएं तो जो सोने का कलर है वो डिम हो जाता है। परफ्यूम वो स्प्रे करती हैं तो वो डिम पड़ना शुरू हो जाता है। केमिकल है ना परफ्यूम, मतलब उसमें केमिकल है। भट्टी में कोयले होना ही ज़रूरी है। अब तो ज़माना तब्दील हो गया, अब तो गैस आ गई है, तो गैस के चूल्हे में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है मिलावट को, यानी कि हम गैस के चूल्हे पर रख के इसको मेल्ट कर लें। जी हो सकता है। इसको मेल्ट करने के लिए आग का देना ज़रूरी है, चाहे कोयले हो चाहे गैस हो सिलेंडर हो। असल में ये मेन हमारा जो है सराफा बाज़ार रंग महल का, यहाँ पे गैस है नहीं, साइडों पे है, गलियों गलियों में, तो मेन बाज़ार में नहीं है, जिसकी वजह से मतलब हमें ये कोयले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि इसको मेल्ट करते हुए जो इसकी मेन जो है वेट है वो कम हो गया हो, यानी कंजस्ट भी हो जाता है, कभी ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, काम है, हो जाता है, गलती ऐसा हो जाती है हो कभी? जाता है। वो कभी कोई ऐसी गलती जो कि खासी आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया? ये असल में अगर होता भी है ना तो इसी में रहता है। ये अगर गिर गया है गिलाने के दौरान या कोई मसला हो गया तो भट्टी में ही रहेगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा, तो हम उसको खोल के दोबारा चेक कर लेते हैं, जो निकलता है वो बाहर निकाल लेते हैं। नुकसान नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। सर ये कहते हैं कि जो सोनार होते हैं उनका कूड़ा बहुत महंगा बिकता है, जी। सोनार का कूड़ा भी बिकता है, तो सर आप जो सफाई कब करते हैं हमें बताएं ना, हम वो पहुंच जाए। तो आपका कूड़ा कैसा होता है? देखिए जी, ये सोने को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कोई ख़ास इनाम है अल्लाह का कि सोना जहाँ से गुजर जाए वो जगह कीमती हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर ये खाक रोब जो हैं वो सुबह सुबह सफाइयाँ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ देता है। किसी के कपड़ों में छिलतर लग गई, बालों में लग गई, जूती में लग गई, वो गिर जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, जो कि अक्सर दुकानदार गाहक से चार्ज भी करते हैं, जिसको पॉलिश की शक्ल में, मेकिंग की शक्ल में लिया जाता है कस्टमर से। वो वेस्ट होती ही होती, वो कंट्रोल में नहीं है, वो आप चाहें भी तो नहीं रोक सकते। मैंने सुना भी है जो सराफा बाज़ार की सफाई के लिए जो लोग यहाँ पे मुख्तस हैं जो कर रहे हैं वो सदियों से कर रहे हैं और इसी से उनका गुजर बसर हो रहा है। वो मतलब नस्लों से कर रहे हैं, वो भी बाप दादा से कर रहे हैं, उनको भी दो 3 नस्लें हो गई उनकी, वो यही काम कर रहे हैं। वो भी रात को अपनी रोजी रोटी लेके जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं। लेकिन जी ये मेल्ट हो चुका है, अब देखते हैं भट्टी से जब इसको निकाला जाएगा तो कैसा होगा ये मेल्ट हो गया। अब आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं। जी ये सोना मेल्ट हो गया, अब हम इसको कंफर्म करने के लिए मिक्स करेंगे। ओके, अब
ये लाइव मनाजिर हैं, हम इसको भट्टी से निकालते हुए दिखाते हैं कि चांदी और सोने का जो मिक्सचर है वो कैसा बन गया। ये सोना था जिसको चांदी और सोने के बाद मिक्सचर को अब डाला गया। ये सर क्या बन गया? ये सोना और चांदी मिक्स हो गई है जी। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसको हम तेज़ाब में डाल के इसमें से जो खोट थी वो निकाल देंगे और इसको 24 कैरेट में कन्वर्ट कर। खाली सोना बनाने का आपको सारे प्रोसेस दिखा रहे थे। पहला स्टेप था कि सोने के मुतबादिल हमने कितनी है डबल चांदी उसके वेट के डालनी है, उसके बाद उसको भट्टी में डालना, भट्टी में उसको मेल्ट करना, तीसरे नंबर पे उसको केमिकल के साथ पकाना। ये केमिकल वाला तीसरा स्टेप आपको दिखाते हैं। सर ये क्या हो रहा है अब? ये जो हमने सोना था, सोना और चांदी जब मिक्स की थी उसको मेल्ट करने के बाद इसमें केमिकल डाल दिया। अब ये उसको जो उसकी मिलावट थी सोने में, जो कैरेट्स थे, वो अब ये केमिकल इसको खाना शुरू कर दिया। ये कोई खास किस्म का केमिकल है? कौन सा केमिकल? ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड। उसको हम तेजाब बोलते हैं आम ज़बान। तेजाब, हाँ, ये उसी तेजाब ही खाएगा सोने को ना, ओ चांदी। और ये खाने के बाद जो है ये अब ये सारा जो उसमें मिलावट थी वो उड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल धुआं धुआं जैसे जो है रेड कलर का हो गया। ये मिलावट है, ये उड़ रही है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता वो तेजाब खाता जाएगा। तेजाब उसमें जो मिलावट थी वो उड़ जाएगी और जो है वो प्योर सोना जो 24 कैरेट का है वो नीचे बैठ जाएगा। तीसरा जो इसका स्टेप है, इसके बाद फिर वो खालिश हो जाएगा। जी, इसके बाद खालिश हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो धुआं है हमने देखा इसका कलर जो रेड है, ये क्यों रेड कलर क्यों है? ये इसमें जो मिलावट थी वो खा रहा था तेजाब। अब वो चूँकि पहले रेड था, अब जब उसने उसको खा लिया अब उसका कलर वाइट होना शुरू हो गया। वो देखा, तांबा था वो क्या था? वो तांबा था, जो मिलावट वाला था वो तांबा था। ये ज़बान ज़द आम हमारे यहाँ बात होती है कि इसमें पीतल मिक्स किया जाता है। पीतल भी मिक्स होता है इसमें सोने में? पीतल सोने में मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सोने में पीतल मिक्स किया जाए सोना ख़राब हो जाए, वो फिर वो नहीं रहता। सोने में जो मिलावट होती है वो तांबे की ही होती है, तांबे के अलावा नहीं होती। अब मिलावट उठ चुकी है, अब ये 24 कैरेट सोना रह गया है। जी, जो मिलावट थी, जैसे वो आपने पहले देखा, वो उसका तांबे धुएं का कलर जो था वो सुर्ख था, अब वो सफ़ेद होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मिलावट ख़त्म हो चुकी है इसमें। अब हम इसको तेजाब में से उतारेंगे। सर इसका अब लाइव प्रोसेस जो कि आखिरी स्टेप है, थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप, यानी पहले जो हमने देखा कि सोना और चांदी को मिक्स करने के बाद मेल्ट किया गया, आखिरी स्टेप ये है कि तेज़ाब में डाल के इसको पकाया जाता है। सोना जो है वो ऊपर आ जाता है, चांदी नीचे बैठ जाती है, सेपरेट हो जाता है। अब ये लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको, इन्होंने ऊपर पकाने के बाद इसको नीचे उतार दिया। ये ग्रीन कलर का पानी बन चुका है। ये लाइव प्रोसेस है इसका। सोने को मिलावट से पाक कैसे किया जाता है, ये आखिरी स्टेप है। लेम भट्टी को उतारने के बाद 24 कैरेट सोना आपके सामने आ गया और अब इसको 24 कैरेट के सोना के अंदर अब ये लास्ट तेजाब डालें। सर ये 24 कैरेट तैयार हो चुका है? वैसे ये 24 कैरेट हो चुका है, लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ा कम है, इसलिए इसको हम दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोसीजर से गुजारेंगे। दोबारा इसको गुजारा जा रहा है, फिर भट्टी पे रखा जा रहा है, यानी कि जो थोड़ी बहुत इसमें थी वो कमी रह चुकी थी 24 कैरेट होने में, वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आखिर में अब आपको दिखाते हैं कि 24 कैरेट सोना कैसा होता है। ये इस वक्त ये 24 कैरेट सोना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन जी हमने बड़ी बातें सुनी थी कि भाईजान सोने में मिलावट होती है और उसके बाद मिलावट करने का पता नहीं क्या बन जाता है। भाईजान इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिलावट करना एक आम सी बात है सोने में। अगर मिलावट ना हो तो खूबसूरत सोने का जेवर ही ना बन सके, इसलिए मिलावट की जाती है। लेकिन ये मिलावट वाली जो सोना था उसको 24 कैरेट में भी तब्दील करने में खासी मेहनत, खासी दुश्वारी पेश आती है। अभी आपके सामने हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया कि कैसे मिलावट शुदा सोने को ओरिजिनल 24 कैरेट में किया जाता है। आप अपने सामने देख सकते हैं ये 24 कैरेट यानी ओरिजिनल खालिस सोना है। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि पुलिस के अंदर अपनी खिदमत तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टिकटॉक पर भी एक बहुत मशहूर आदमी है। और वो किस तरह के टिकटॉक्स बनाते हैं, उनका कंटेंट किस तरह का होता है। दो कि इन्होंने शादी की और इनकी जो बेगम है वो उस तरह से माजूर कह लें या डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी टिकटॉक के ऊपर पोर्ट्रे करते हैं अपने एक हेल्दी रिलेशनशिप को, और जिस तरह से ये जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है बिलावल भुट्टर इनका नाम है, और ये किस तरह की वीडियोस कंटेंट बनाते हैं, कब से पुलिस के अंदर हैं, इनसे सब डिटेल्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच बिलावल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा बिलावल, मुझे अपने कंटेंट के हवाले से बताएं, आप कब से इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं? शादी के बाद बनाना शुरू किया या उससे पहले भी कोई और कंटेंट आप बनाते थे? नहीं, मुझे तो साल हो गया टिकटॉक पे आए हुए, तो शादी को मेरी तो 4 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप कब से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक? 3 ईयर सर्विस हो गई मेरी। 3 ईयर सर्विस हो गई है। तो कब आपने कैसे पुलिस ज्वाइन की? थोड़ा सा ज़्यादा बातें करें, आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और आप एक एक जुमले का जवाब दे रहे हैं मुझे, तो बताएं ना कब से? बेसिकली टिकटॉक पे मैं 1 साल हो गया हूँ। तो वैसे ही मैंने पहले भी वीडियो बनाते थे, लेकिन पहले 1-2 अकाउंट बैन हुए तो छोड़ गए टिकटॉक, तो फिर बनानी शुरू की। बैन तो क्यों हुए? पता नहीं क्या है, बैन कर देते हैं फेस की वजह से, कुछ आइडिया जो है ना बैन हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक शादी की वीडियो डाली, तो वो जो है ना वायरल होगी। उससे लोगों जो है ना कमेंट काफ़ी अच्छे है उसमें, तो उसको देख के फिर ना मुझे कुछ सीनियर्स ने जो है ना मेरे साथ जॉब करते थे, उन्होंने कहा था कि ये कंटेंट आपका जो है ना अच्छा है, इससे जो है ना डिसेबल लोग है ना इनको एक अच्छा मैसेज मिलेगा, उनकी हौसला अफजाई होगी। फिर मैंने ये कंटेंट जो है ना जारी रखा। ठीक है। और कंटेंट आप कैसे बनाते हैं? आपकी बेगम आपके साथ किस तरह से कोऑपरेट करती है कंटेंट बनाने में? ज़्यादातर आपने क्या मैसेज देते हैं अपने? ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज देते हैं कि देखिए हमारे माशरे में काफ़ी लोग डिसेबल हैं जिनकी शादी नहीं होती, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक होता है कि डिसेबल लोग है, इसे शादी कौन बंदा करेगा। ये हमारे माशरे में इसको बहुत कम तर समझा जाता है, और जो डिसेबल लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो मुझे जो बेसिकली टिकटॉक पे लोग मैसेज भी करते हैं ना पर्सनल, उनके घर में कोई ना कोई डिसेबल होता है या कोई ना कोई से मेडिकल इशू लाजमी होता है, मुझे ज़्यादातर इस तरह के लोग जो है ना वो मैसेज करते हैं। और वो क्या कहते हैं मैसेज? वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि आपको देख के हमें भी हिम्मत मिली है कि हमारी आया कि हमारा बच्चा या बच्ची है, इसकी भी शादी होगी, इसको देख के उसके भी बच्ची होंगी, औलाद होगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना उसकी शादी हो। तो इस वजह से डिसेबल लोगों को जो है ना लोग इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर करते हैं ना वो फिर 1-2 जगह से जब वो ठुकराते हैं ना तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना मुझे लोग इस वजह से ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब आपने भी खुद भी कहा कि नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर जो डिसेबल लोग होते हैं, खुदा न खास्ता में कोई कमी बेशी होती है तो वो उनसे लोग शादी नहीं करते हैं या उनकी शादियाँ नहीं होती हैं। जब आपने शादी की तो आपने ये चीज़ कैसे इसको पीछे रख के आपने एक अच्छी सोच के साथ शादी की अपनी बेगम से? देखिए मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने की है, मेरी पसंद की तो शादी हुई नहीं है। अच्छा, इट वाज अरेंज मैरिज? हाँ, टोटली अरेंज मैरिज है मेरी। जो ये मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, ये सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं भुट्टा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे जो बड़े भाई है ना, इनके फादर उनके ना दोस्त थे, तो इनका रिश्ता 2-3 जगह पे हुआ। मैं तो मैट्रिक में था तब। ओके। तो इनका रिश्ता 2-3 जगह पे हुआ तो उन्होंने ठुकरा दिया। कोई ना कोई देखिए कोई बंदा नुक्स निकाल के चला जाता है, क्योंकि अगला जो माँ बाप होता है ना उसकी भी ख्वाहिश होती है कि हम आया कि हम जो घर में दुल्हन ला रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसकी वजह से अगले बंदे का भी दिल टूट जाता है ना, ये भी होता है। तो मेरे भाई आपने इस सोच को कैसे पुश किया कि नहीं अब मैं करूँगा ये शादी? मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुन के ये थोड़ा एक अच्छी फीलिंग भी आएगी कि हाँ इस तरह की सोच वाले लोग भी सोसाइटी में मौजूद हैं। देखिए मैंने जब शादी की थी मेरे जहन में आज तक नहीं ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि डिसेबिलिटी हमारी सोच में होती है, अगले बंदे में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। मैं आज तक नहीं मेरे दिमाग में आया कि मेरी वाइफ जो है वो डिसेबल है। मैंने कभी उसे फील ही नहीं होने दिया। मैं उसे हर जगह पे लेके जाता हूँ, जहाँ ले जाने की कोशिश नहीं भी बंदा कर सकता मैं वहाँ भी उसको उठा के ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि मैं चल नहीं सकती, कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। उससे डिप्रेशन से निकाला है मैंने आके। जब मेरी शादी हुई थी ना तब उसका माइंड और था और आज उसका माइंड और है। उसने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, पहला इंटरव्यू निकाल के देखेंगे और आज का निकाल के देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बंदे का। एक बंदे को जब आप
हर जगह पे लेके जाएंगे, उसको बोलने का मौका देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे खिंचे पड़े होते हैं घर में बैठ बैठ के, उनका दम घुट रहा होता है। I get और वो जो डिसेबल लोग होते हैं ना, वो खुदकुशी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सुसाइडल थॉट्स उनमें बहुत बिल्कुल। ज़्यादा होती हैं, आइस हो गए। अच्छा बिलावल, मुझे ये बताएं, जैसे आपने खुद कहा कि अब आप उनको हर जगह साथ साथ रखते हैं, सारा कुछ है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली डिसेबल लोगों के लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आप उनको बाहर लेके जाते हैं, आप खुद भी आपके घर के अंदर चूँकि एक ऐसा एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं जब आप बाहर लेके जाते हैं? चैलेंजेस देखिए, बाहर वाले लोग कम चैलेंजेस देते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं ना वो ज़्यादा चैलेंजेस देते हैं। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुआशरा है कि यहाँ पे जब तक लोग किसी की दिल आज़ारी ना कर ले, किसी में नोक टोक ना निकाल ले, तब हमारी तक रह नहीं तसल्ली नहीं सकते, होती, रह नहीं हाँ। सकते। उनके दिल में उलझन होती रहती है कि यार इसको बात करेंगे तो फिर कि अच्छा दो है। तो सुनानी चाहिए ना इसको, ये तो हम फर्ज समझते हैं। बस अच्छा, ये पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो आप बाहर जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स या कहीं भी ऐसी मॉल्स के अंदर जाते हैं, आपको लगता है कि डिसेबल लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं? आप क्योंकि आप एक्सपीरियंस करें, आपके साथ एक ऐसा शख्स एसोसिएटेड है जिसको ज़ाहिर है आप तो संभाल लेते हैं, लेकिन ओवरऑल फैसिलिटीज़ का भी तो ताल्लुक होता है उससे। देखिए, जो अच्छी जगह है ना वहाँ पे फैसिलिटी भी हैं, वहाँ पे देखा भी जाता है कि क्योंकि आप फ़र्ज़ करें किसी पार्क्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल पर्सन जो डिसेबल लोग होते हैं ना, उनके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना फैसिलिटी रखी होती है। बाज़ जगह पे चले जाए आप तो वो टिकट भी नहीं लेते होते, स्पेशल पर्सन से नहीं लेते। कई जगहों पे आप चले अच्छी जाए बात है, तो हाँ। रखी हुई हैं फैसिलिटीज़, लेकिन कम है, कम है आपको बहुत ज़्यादा। कम है। अच्छा, अब जब आपने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू किए अपनी बेगम से, आपने सोचा था आप इतने वायरल हो जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके इस सारे जर्नी को? देखिए, वायरल फेस मेरा वायरल तो पहले ही था ना, ठीक है, वो मेरे अकाउंट बैन हुए तो मैं छोड़ गया। सही है। तो फिर मैंने जब ये वीडियो डाली तो ये अच्छी चली थी। डाली मैंने पहले शादी की केले की वीडियो है, ओके। तो फिर मैंने मिसिस की भी साथ डाली, वो फिर जो है ना कंटेंट बन गया। तो शादी की मेरी मूवी अभी तक नहीं आई, वो जो छोटे छोटे क्लिप पड़े हुए थे ना, वही वो आपने अपलोड वो मूवी वाला तो कराची भाग गया, वो अभी तक नहीं वापस आया। आप पुलिस वाले हैं, वो आपसे कैसे भाग सकता वो है? दूसरी सिटी चला गया। अब हम अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जब कंटेंट के आइडियाज़ होते हैं, जिस तरह का आप दोनों मियाँ बीवी कंटेंट डालते हैं, क्या कौन देता है आइडियाज़ कि अच्छा इस तरह का आज हम वीडियो डालेंगे या इस तरह का? देखिए, वीडियो निकाल रहे होते हैं, जो सॉन्ग पसंद आ जाए ना अच्छा, उस पे बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पहले हम जो है ना सॉन्ग्स पे बनाते थे, वो अच्छी नहीं थी बात, जो सीधी बात है। किसी भी सॉन्ग पे पकड़ के बना लेते थे। अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैं इसी लिहाज से बना रहा हूँ कि फिजियोथेरापी एक बहुत ही बड़ा जो है ना प्रोसीजर है। बिल्कुल ठीक इससे इंसान को जो है ना बहुत ही तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, तकलीफ़ें सह के ही बंदा जो है ना वो सही होता है। बिल्कुल। लोग कमेंट में कहते हैं कि उसे तकलीफ़ ना दो, अगर तकलीफ़ ना होगी तो वो ठीक कैसे होगी? तो कोई भी ट्रीटमेंट हो उसमें तकलीफ तो है ना। फिजियो के दौरान भी आप लोग कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं? फिजियो के दौरान जो देखे कि जहाँ वीडियो बनाने वाली होती है ना, वहाँ आप पे जो बना है ना लेते हम हो। शूट कर लेते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी शूट कर लेती हैं ना, ओके तो वो भी अपना कंटेंट जो है, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ओके। तो वो भी अपने आप तो के साथ आपके जारी के सारे मशहूर लोग हैं, डॉक्टर भी आपने मशहूर रखे हैं, नहीं, आप वो खुद फिर भी- आके मशहूर हो गई है ना। अच्छा, टिकटॉक के आके मशहूर हो गए। तो मुझे ये बताएं, आपके डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, जाहिर है आप एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ लोग एतराज़ भी करते होंगे, कुछ लोग पसंद भी करते होंगे, तो मुझे बताएं कितनी सपोर्ट मिलती है कि वीडियोस बनाते रहो, कोई मसला नहीं है? देखिए, जो बड़े अफसर है ना, वो उन्होंने तो मुझे जो है ना, मैं DIG साहब के साथ होता हूँ, कैप्टन लियाकत साहब के साथ, ठीक है। तो मुझे तो उनकी तरफ से भी इजाज़त है। लेकिन देखे ना, जो यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं उनके लिए तो पाबंदी है ना टिकटॉक पे। अब तो मुकम्मल आप पाबंदी यूनिफॉर्म में लग नहीं गई है। बनाते हैं? मैं अब यूनिफॉर्म में बनानी जो है ना बिल्कुल छोड़ गया, क्योंकि Very पाबंदी good. लग गई है ना। ठीक है, ठीक है। तो जब पाबंदी नहीं थी तो तब IG साहब ने हमें खुद बुलाया भी था। मुझे पिछले दिनों IG साहब ने बुला के जो है ना इनाम भी दिया है। अच्छा, तो अब पाबंदी लग गई, अब अब आप घर में और ऐसे कंटेंट हाँ, बनाते अब हैं? अपना कंटेंट है। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर नॉर्मली लोगों को कंटेंट का ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा कंटेंट होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बुरा कंटेंट होता है। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या समझते हो कि टिकटॉक कैसा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए? देखिए, मैं जहाँ तक कहूँ ना, टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक पे आके मेरा ध्यान थोड़ा ना अपनी वाइफ से जो है ना कम हुआ, क्योंकि हम वीडियो की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले ज़्यादा था मेरा उसकी तरफ जो है ठीक है। ना। अब ये होता है कि मेरे पास 4-5 हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो अब ये रहता है कि इस पे क्या व्लॉग बना के डालें, इस पे क्या डालें, ठीक है, इस तरह से ना फिर सही है,
ध्यान कम हुआ है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बिलावल, गुड लक और आपकी बेगम और आप कंटेंट बनाते रहे। बिलावल भुट्टा हमारे साथ मौजूद थे जी, पुलिस में ये काम करते हैं लेकिन साथ साथ टिकटॉक पर कंटेंट भी बनाते हैं। हमने आपकी मुलाकात करवाई, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको पता है गर्मियों में आपको खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता, फिर आपका पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो गर्मियों के अंदर ट्रिगर भी हो जाते हैं आपकी डाइट से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो आपने अपनी बॉडी के अंदर पानी की जो अमाउंट है उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, कौन सी ऐसी डाइट है जिसका आपने इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी हैं, डिटॉक्स वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि हम एक न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे और उसके लिए हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। हुरिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हुरिया, गर्मियों के अंदर खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता लेकिन खाना भी होता है और पानी भी पीना है, जूसेस भी पीने हैं, सो हमें गर्मियों में अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है? अच्छा, जब समर्स का जैसे गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला जो पेशेंट्स को या लोगों को जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं उनको जो इशू फेस करना पड़ता है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का होता है। डिहाइड्रेशन का इस तरह से होता है कि सबसे पहले जब मौसम चेंज होता है, चाहे वो अगर हम बात करें विंटर्स की तो विंटर्स में डल स्किन या ड्राई स्किन का होता है, लेकिन जब समर्स में होता है तो समर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है। इसके अलावा स्किन पे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि स्किन पे पिंपल्स निकल गए हैं, स्किन ख़राब हो रही है। स्किन के अलावा भी बात करें तो अगर विंटर्स जो हम समर्स की बात करें तो समर्स में जो डाइट है, मेजरली डाइट आपकी वो होनी चाहिए जिसमें लिक्विड इनटेक अच्छा हो। लिक्विड में अब ये नहीं है कि पानी धसाधुस पानी ही पीते जाओ, पानी ही पीते जाओ, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। पानी का इस्तेमाल अगर बात करें पानी की तो पानी ऑलमोस्ट दिन में जो आपके ग्लास होने चाहिए वो 8 से 10 ग्लास या इससे ज़्यादा 12-14 भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर बॉडी नीड। और देन उसके बाद आपका लिक्विड के इनटेक में मेजर जो है वो वाटरमेलन आजकल बहुत कॉमन है और हर जगह से मिल भी जाता है इजीली, हर बंदे की डिसाई है, उसमें आप वाटरमेलन का इस्तेमाल, तरबूज का इस्तेमाल अच्छा करें। एक प्रैक्टिस ज़रूर रखें, ये बहुत पुरानी मिथ भी लोग इसको कहते हैं या कुछ मिथ नहीं है लेकिन ये साइंस बेस एक बात है कि जब भी आप तरबूज खाएं उसके बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, पानी तरबूज के बाद पानी नहीं पीना? एग्जैक्टली, तरबूज के अंदर इतना लिक्विड और पानी का इंटेक, उसके अंदर अपनी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की, तो आपको एक्स्ट्रा ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एब्जॉर्प्शन में जो चीज़, उसके डायरियल इशू जो उसके बाद आते हैं वो मेजर इसी वजह से आते हैं कि लोग एक तो तरबूज खा लेते हैं, उसके बाद फिर फ़ौरन 2 ग्लास या 1 ग्लास भर के पानी का पी लेते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, इसको कोशिश करें कि ये ना करें, तरबूज का इस्तेमाल करें। देन उसके बाद आप जैसे ही हमारे समर्स के फ्रूट्स जैसे पीच है, आड़ू है, आड़ू बहुत अच्छा है, आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा मेलन है, मेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप फ्रूट्स और उसके हवाले से बता रही हो, डाइट के अंदर भी नॉर्मली हमारे यहाँ खाने पीने का दिल नहीं करता। गर्मियों के अंदर चूंकि पानी बहुत ज़्यादा हम पी रहे होते हैं या वैसे नहीं भी पी रहे, तो गर्मियों में वैसे गर्मी की वजह से आवाज़ारी इतनी हो रही होती है, खाना किस तरह का होना चाहिए? वेजिटेबल्स हों, हम प्रोटीन के सोर्स के हवाले से भी बताओ आप। अच्छा, डाइट में खाने में जो मेजरली जैसे गर्मी होती है तो स्टमक थोड़ा सा आपका इंटेक्ट हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, ठीक है, तो इसमें खाना कोशिश करें लाइटर जो हो, जिसकी कैलोरीज डेफिनेटली हों, न्यूट्रिशनिस्ट हो, लेकिन ये कि उसमें प्रोटीन का इंटेक हो। वेजिटेबल में मेजरली पल्सेस आ जाती हैं प्रोटीन के इंटेक के लिए, आप दालों का इस्तेमाल प्रोटीन को अचीव करने के लिए ले लें। देन उसके बाद आप जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कार्ब्स, आपके जो फैट्स हैं, गुड फैट्स जो होते हैं, उसका इंटेक करने के लिए आप सब्जियों का कोशिश करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां या सब्ज़ जितनी भी हमारे सब्जियां आती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल अच्छा करें। एक तो वो गर्मियों में अच्छी होती हैं और वो आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में इशू आता है फीमेल्स में मेजरली आता है कि हमें या एक तो भूख ना लगने का आता है, दूसरा ये होता है कि मैंने पहले बात की कि डिहाइड्रेशन, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अपने आप को सूद करने के लिए, स्किन को सूद करने के लिए आप अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें। अच्छा, बच्चों के लिए अब जाहिर है बच्चों का पानी का इंटेक एक हद तक होता है और फ्रूट्स भी आपको पता है बच्चे उस तरह से इतने नहीं, कुछ शौक से खाते हैं, कुछ नहीं खाते।
बच्चों की डाइट में क्या होना चाहिए? बच्चों की डाइट में अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं, तो उसमें स्मूदीज़ का इस्तेमाल अच्छा करवा सकते हैं। स्मूदीज़ में दही और उसमें बनाना एक ऐड करके, देन उसके अंदर कोई भी बच्चों का फेवरेट जो फ्रूट होता है उसको ऐड करके आप उसको क्रश करके या उसको ग्राइंड करके उसको सिंपल बच्चे को दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट के लिए। देन अगेन हम अगर लंच की बात करें तो लंच में कोशिश करें बच्चों को रोटी का इस्तेमाल या चावल का इस्तेमाल, इन दोनों में से कोई एक अच्छा, और उसके साथ घर की बनी हुई सब्जी थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके दे दें। लाजमी नहीं, बच्चे नहीं खाते, आजकल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड के ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो आप उनको कोई ना कोई चीज़ सब्जी जो है मॉडिफाई करके थोड़ी सी उसके अंदर कोई सैलेड का इंटेक ज़्यादा कर दिया या कोई भी चीज़ इस तरह की जो बच्चे की डेफिनेटली नीड पे डिपेंड करता है। अब हर बच्चे की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, तो आप उस तरह उसको मॉडिफाई करके दोपहर में रोटी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। देन उसको फ्रूट्स के इस्तेमाल, आजकल जो बच्चे हमारे चल रहे हैं जो सराउंडिंग में स्कूल गोइंग है या जिस तरह से उनकी चॉइसेस इस तरह की है कि फ्रूट्स वो वैसे नहीं खाते, वो कहते हैं हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमें सेब नहीं अच्छा लगता, हमें केला खाने में अच्छा नहीं लगता। चॉइसेस बड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि जंक फूड ने उनको इतनी आदत डाल दी कि हेल्दी चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें मेजर यही है कि अगर बच्चे फ्रूट्स का इस्तेमाल वैसे खाने में नहीं करते तो आप उनको, मैं शेक पे नहीं इतना ज़्यादा करती कि शेक बना के दें। स्मूदी शेक क्यों नहीं? शेक में लोग जब फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ दूध का इंटेक, उसके अंदर चीनी भी ऐड हो रही होती है, तो जो चीनी इटसेल्फ है वो भी एक कह सकते हैं आप मीठा जहर है, तो उसको आप उसकी जगह हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस श्योरली कर सकते हैं, हनी कर सकते हैं, डेट्स कर सकते हैं, मतलब वो उसके ऑल्टरनेट जो डाल आप सकते उसकी हैं स्वीटनेस को करने के लिए, उसको करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर शेक इस्तेमाल करवाना है तो मैं वही अगेन बात कर रही हूँ कि चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी बिल्कुल छोड़ दें। उसमें आप हनी डाल लें, थोड़ा शहद, उसमें नहीं तो केला डाल लें। केला अगर इटसेल्फ दूध के अंदर डाल के दे रहे हैं वो मीठा ही होता है, उसका टेस्ट कड़वा या कोई बिल्कुल कम नहीं होता। फ्रूट्स की अपनी जो स्वीटनेस होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आपको उसमें चीनी या आर्टिफिशियल इस तरह की कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों का यही प्रैक्टिस करवाएं। मेजरली आजकल जो इतनी सारी वीडियोस भी इस पे बन रही हैं, जो पैकेट नूडल्स आते हैं उनसे बच्चों को दूर रखें, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो पेट के अंदर, पेट एब्डोमिनल जितने इश्यूज होते हैं उन सब का जो रूट कोज है बच्चों में स्पेशली वो ये जो पैकेट नूडल्स वगैरह आते हैं, बड़ों के लिए भी डेफिनेटली हैं लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। ह्यूज फैन, लेकिन मैंने अब कम किए हैं। यू आर सो राइट कि आपको स्टमक इशू शुरू हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पैकेट नूडल्स या इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं जिनको गर्मी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज वो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी पी सकते हैं, चीनी जिस चीज़ में है वो नहीं कर सकते। उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए मेजर ये है कि उनका जो डाइट प्लान चल रहा होता है, जब वो स्पेसिफिक मेडिसिन पे होते हैं तो उनके साथ एक प्रॉपर डाइट नुस्खा भी दे रहे होते हैं खुराक का कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। एक तो उस चीज़ को फॉलो करें, कैलोरीज रिच फूड जितने भी चीनी का इस्तेमाल जिसमें होता है, इसमें कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसका इस्तेमाल कम करें। ऑलरेडी कम कर रहे होते हैं जो अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस होते हैं। और उसके साथ आड़ू का इस्तेमाल अच्छा करें और अमरूद का, आड़ू और अमरूद बहुत अच्छे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी अगेन वही बात है कि इसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट जब आ जाता है तो उसमें नमक का डेफिनेटली सोडियम इंटेक कम करना होता है। उसमें पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, पानी में जितने भी ये हमारे, मैंने वाटरमेलन की बात की थी, इसके अलावा आड़ू की बात की थी, जितने वाटर इंटेक फ्रूट्स हैं इनका इस्तेमाल अच्छा करें तो दैट इज़ गुड। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गर्मियों के अंदर आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, अब चाहे वो बड़े हों या छोटे। क्या वाकई ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए? आप नहीं, गर्मी में ये एक मिथ ही है, वही अगेन बात मिथ है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दें, ये नहीं कि मुट्ठी भर भर के खाएं। ड्राई फ्रूट्स पे बहुत सारी बात हमारी पहले भी ऑलरेडी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट का इंटेक हर मौसम में हो सकता है, ये कभी भी कोई हार्मफुल, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कि अगर आप इसको समर्स में ले रहे हैं तो आपकी स्किन खराब हो रही है। लोगों को एतदाल के साथ खा लें, एतदाल के साथ क्वांटिटी के साथ खाएं तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हुरिया, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन्होंने डाइट के हवाले से बताया कि आप गर्मियों में कौन सी और किस तरह की डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है मैचेस शुरू हो चुके हैं। 5वां मैच आज हो गया है युगांडा और अफगानिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान ने युगांडा को हरा दिया है। ये तो है जी मैचेस की सूरत हाल। चूँकि वर्ल्ड कप का ये जो सीज़न होता है या इस तरह का कोई इवेंट होता है इतना एक्साइटिंग होता है और पाकिस्तानी टीम को लेके ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं। और 6 जून को पहला मैच पाकिस्तान अमेरिका यूएसए के अगेंस्ट खेलेगा और उसके बाद 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा। सो इन मैचेस पे भी डिस्कशन करेंगे और अभी जो ओवरऑल इस वर्ल्ड कप की वाइब है, एक मोमेंटम है, हम इस पे भी बात करेंगे किस तरह की एक्साइटमेंट लोगों में है इस इवेंट को लेके। हमारे साथ नुमान चौधरी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उम्मीद करते हैं आपकी तरफ सब खैरियत होगी। और वर्ल्ड कप की जिस तरह आपने बात की है तो ऑब्वियसली एक्साइटिंग मैचेस तो चल रहे हैं, बट एक चीज हम थोड़ा सा जो मिस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। लेकिन अभी जिस तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान और युगांडा का मैच, एटलीस्ट अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो वो बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है हमें हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नुमान, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग के जो मैचेस होते हैं वो एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए होते हैं, लेकिन आगे जाके फिर जो एक्साइटमेंट होती है, जो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, इन पे भी एक ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सीन डेवलप हो जाता है। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि अभी तो ये 5वां मैच है और पाकिस्तान 6 जून को खेलने जा रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, और यूएसए ने पहले मैच के अंदर जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया था, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा स्टार्ट करने में कामयाब होगी? देखिए ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूएसए ने जो अपना पहला मैच था बड़े डोमिनेटिंग तरीके से जीता। 190 और उन्होंने कोई 17.4 ओवर्स में चेस किया। बट आपको ये चीज नहीं भूलनी, ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो पिछला रन चल रहा है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जब भी लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। तो मैं एटलीस्ट पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट हाईली रेट कर रहा हूँ। एंड आई पर्सनली बिलीव अगर हम यूएसए के अगेंस्ट एक अच्छा आगाज मिल जाता है हमारी टीम को, तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन गिव अस गुड मोमेंटम, और इस मोमेंटम को हम फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमने देखा है नुमान कि पाकिस्तानी टीम जो है दो कि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम बड़ी बड़ी टीम्स को टफ टाइम दे देते हैं और कभी हम नॉर्मल एक छोटी टीम के साथ भी इतना स्ट्रगल करके जीतते हैं। और हमने लास्ट कुछ सीरीज़ भी इंग्लैंड से और आयरलैंड वाली सीरीज़ की भी यहाँ पे मेंशन करूँगी, हमने स्ट्रगल किया है। सो पाकिस्तानी टीम को आपको क्या लगता है कि तैयारी बिल्कुल यूएसए को लाइट नहीं लेना पड़ेगा अगर अपना मोमेंटम बेहतर अंदाज में हमें बिल्ड करना है तो? ये योर स्पॉट ऑन। हमने यूएसए को लाइट तो बिल्कुल भी नहीं लेना। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो दे आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ गुड विक्ट्री, दूसरा ये है कि ये इनका होम ग्राउंड है। इनके मोस्टली प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो अली खान हो जाए या एरन जोन्स जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बारी की है, ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं। तो यूएसए को अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज तो होगा, लेकिन एक चीज जो मैं पाकिस्तान की तरफ से देखने चाह रहा हूँ वो ये कि हम अपना कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं। बिकॉज कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पाकिस्तान की टीम थ्रू आउट स्ट्रगल करती आई है, बट हमें अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करना होगा। आई टेल यू व्हाट, अगर हम अपना कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के पहले मैच से ही राइट कर लेते हैं तो आपकी इस टीम में भी मैच विनर्स मौजूद है जो ऑन अ गिवन डे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के आपको मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने अभी जहाँ पे टीम के कॉम्बिनेशन की बात की और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दो कि हमने एंड मोमेंट के ऊपर अपनी टीम अनाउंस की थी और उसके बाद फिर हमने एक्सपेक्ट किया जिस सीरीज़ पे हम रिलाई कर रहे थे उसके पहले 2 मैचेस तो हो ही नहीं पाए और उसके बाद फिर हमने एक मैच के बाद अपनी अनाउंसमेंट की। सो जो टीम का अनाउंसमेंट से लेके अब जो कॉम्बिनेशन तक स्टिल हम अभी तक कन्फ्यूज़ हैं। डू यू थिंक कि हमारी सामने एक पिक्चर क्लियर है कि ये कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ हमारे साथ कुछ बुरा ये हुआ कि साइम अयूब जिन्हें हमने बहुत कंसिस्टेंट रन दिया, कम से कम 18 से 20 T20 इंटरनेशनल्स हमने उन्हें दिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके अलावा अब आप वापस चले गए अपने पुराने ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर जो कि है बाबर और रिजवान का। तो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ चीजों की क्लैरिटी नहीं है कि आपकी तरफ से ओपनिंग किसने करनी है, आपकी तरफ से नंबर 3 पर किसने है, क्या फखर 4 पे खेलेंगे, क्या शादाब और इमाद दोनों खेलेंगे, शादाब आउट ऑफ फॉर्म है तो उनकी जगह क्या आप अबरार को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिस कर रही है हमारी टीम में, और जो हमेशा से होता आया है कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो हम अपने आप को उससे पहले तैयार नहीं करते। आप इंडिया की एग्जाम्पल देख लें, एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा कि आईपीएल में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया के लिए जायसवाल से बेहतर रन करने वाले प्लेयर थे आईपीएल में, बट दे आर स्टिल स्टिकिंग टू जायसवाल। उसकी वजह ये
कि पहले से ही उनके फ्यूचर प्लान्स में था, वो पहले से ही उनके प्लान्स में था कि इसने T20 वर्ल्ड कप में खेलना है, स्क्वाड में होना है और एज अ ओपनर खेलना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे सिस्टम में लेकर आना होगा, और वो है क्लैरिटी कि आप रोल्स को क्लियर करें कि कौन से प्लेयर ने कहाँ खेलना है, फिर आप उसे कंसिस्टेंट रन दें। नुमान, डू यू थिंक कि जो क्लैरिटी लैक करती है, इस पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स का जो माइंडसेट होता है, उनकी परफॉर्मेंस है, वो भी असरअंदाज होती है? क्योंकि ज़ाहिर है एक प्लेयर को पता ही नहीं है कि वो एक मैच किस पोजीशन पे खेल रहा है, या वो खेल भी रहा है या नहीं खेल रहा अगले मैच में। हम एक मैच की बेसिस के ऊपर अगले उसकी परफॉर्मेंस पे अगले मैच में शायद उस प्लेयर की जगह ना बनाएं या उसको हम जगह ना दें। तो ये चीज़ें प्लेयर की परफॉर्मेंस पे भी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने प्लेयर को बैक करेंगे कि भाई आपने इसी नंबर पे खेलना है, आपको इसी नंबर पे चांसेस दिए जाएंगे, तब वो प्लेयर ज्यादा बेहतर अंदाज से कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ उस्मान खान की, कि आपने ये वही उस्मान खान है जिनका आपने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया, उसके बाद आप उन्हें पाकिस्तानी टीम में लेकर आए, लेकिन आपने उन्हें कितने कंसिस्टेंसी के साथ इस नंबर पे बारी करवाई है जिसमें वो पीएसएल में खेलते हैं। आपने नहीं उन्हें कंसिस्टेंट रन दिया, और हुआ ये कि जब आप कंसिस्टेंट रन नहीं देते तो फिर एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, वो उस ग्रूव में उस मोमेंटम के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक हो गया। अच्छा नुमान, अब एक बड़े मैच पे आते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट मुझे लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर, दुनिया भर में होती है। और अब चूंकि मैच भी खेला जा रहा है न्यूयॉर्क में, सो व्हाट डू यू थिंक कि एक्साइटमेंट के साथ साथ जो तैयारी है दोनों टीम्स की, वो कैसी होने वाली है? देखिए, आपने सबसे पहले न्यूयॉर्क की बात की है, तो मुझे एक चीज पे बहुत ज्यादा डाउट है। अगर कल हम साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाला मैच देखें तो उसमें बड़ा अनइवन विकेट हमें नजर आया, बॉल भी कैरी नहीं कर रहा, आउटफील्ड में फील्डर जो है वो बेहतर अंदाज से फील्ड नहीं कर पा रहे। तो दिस इज समथिंग जो आईसीसी को भी देखना है, क्योंकि इंडिया ने अपने 3 मैच न्यूयॉर्क में खेलने हैं, पाकिस्तान ने अपने 2 मैच न्यूयॉर्क में खेलने हैं। तो अगर इतनी अनइवन आउटफील्ड होगी, इतना अनइवन बाउंस होगा, तो कोई भी प्लेयर, कोई किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। और जहां तक आपने इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात की, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तैयारी ज्यादा बेहतर है, बिकॉज दे आर कमिंग ऑन द बैंक ऑफ तकरीबन 2.5-3 महीने का आईपीएल सीजन खेलकर आ रहे हैं। उनके प्लेयर रेगुलर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आईपीएल का फायदा इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में हुआ है। और जहां तक आप पाकिस्तान की बात करें, तो वही इनकंसिस्टेंसी है हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में, और इनकंसिस्टेंसी है हमारे प्लेयर्स को रेगुलरली चांस देने में। तो शायद ये वजह है कि मुझे लग रहा है कि इंडिया को एज है पाकिस्तान। अच्छा नुमान, आपने भी खुद भी बात की है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया आईपीएल के साथ तैयारी से आ रहा है, क्योंकि उसने आईपीएल खेला है 2-2.5 महीने। दो के पाकिस्तान को भी ये चांस मिला था कि वो आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ जो अपनी सीरीज़ है उसमें अपनी तैयारी करते हैं। बट एज यू सेड कि ना हमने प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी पे काम किया, ना हमने उनकी जो खेलने का ऑर्डर उस पर काम किया। तो क्या हो सकता है ड्रॉबैक्स पाकिस्तानी टीम को इस हवाले से? नुमान से हमारा राब्ता अच्छा ठीक है, हमारे डिस्कनेक्ट हुआ है जी। नुमान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नुमान ने हमें ज्वाइन किया था जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे भी बात करेंगे। 6 जून को पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच खेला जाएगा, उस पर भी हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।